से मुस्तैद है। लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ ही वायुसेना के विमानों ने फॉरवर्ड एयर बेस पर उड़ान भरी है। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत के बाद लद्दाख में एलएसी पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। चीन की सरहद के पास फॉरवर्ड एयर बेस से लड़ाकू विमान MiG-29, सुखोई 30, MKI और अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस ड्रिल के साथ ही भारतीय वायुसेना ने चीन को संदेश दिया कि वो किसी भी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देने की पूरी तरह से तैयारी करके बैठा है। एलएसी पर वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। चीन की सरहद के पास फॉरवर्ड एयर बेस से लड़ाकू विमान MiG-29, सुखोई 30, MKI और अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस ड्रिल के साथ ही भारतीय वायुसेना ने चीन को ये भी संदेश दिया कि किसी भी गुस्ताखी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। फॉरवर्ड एयर बेस पर भारतीय वायुसेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। ऐसे में वायुसेना ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को तैनात कर दिया है। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान 3000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन का खात्मा करने की ताकत रखता है। भारतीय वायुसेना का ये लड़ाकू विमान नई तकनीकी से पूरी तरह से लैस है। अपनी लड़ने की, उड़ने की क्षमता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाइलें दागने की वजह से दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 विमान को भी एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। सुखोई का छोटा भाई कहे जाने वाले भारतीय वायुसेना का MiG-29 अपग्रेड के बाद और घातक हो गया है। इससे न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ी है, बल्कि पाकिस्तान और चीन की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि MiG-29 लड़ाकू विमान को अब ईंधन भरने के लिए नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है, जो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार है। इस महीने के आखिर तक 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को और मिल जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर 20,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। अपाचे की इस तरह से डिज़ाइन इसको किया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर और उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह के हालात हों, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मनों को नहीं बख्शता। फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत ने वायुसेना के लड़ाकू विमान एलएसी पर तैनात कर दिए हैं, जिनमें MiG-29, सुखोई 30 और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल है, जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force, is fully trained and capable to meet all the challenges. The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting, and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles.
कानपुर मुठभेड़ केस में मुख्य आरोपी विकास दुबे पर 1 लाख का इनाम रखा गया, जबकि 18 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया। वहीं विकास दुबे के मकान से हथियारों का जखीरा भी मिला है। अवैध असलहों का ये जखीरा विकास दुबे के मकान में बने तहखाने में मिला। कल ही प्रशासन ने विकास दुबे के मकान को जमींदोज किया था। 3 जुलाई को विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें एससीओ समेत 8 जवान शहीद हुए थे। तो 2 तस्वीरें, विकास दुबे का जो मकान है वो कल ही ढाया गया था। यहीं पर वो अपने गुर्गों के साथ रहा करता था। घर में एक काम करने वाली कोई मौजूद थी, जिसे पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई, पूरे मकान को गिराया, जिसके बाद तहखाने से अवैध जखीरा हथियारों का बरामद हुआ। इस वक्त इस नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है विकास दुबे। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस नाम की चर्चा है, क्योंकि इसी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की वजह से यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पुलिस तेजी से तलाश में जुटी है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मुठभेड़ की कहानी में रहस्यों के पन्ने बढ़ते जा रहे हैं और नए किरदार सामने आते जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम है, मैं जिन लोगों को मालूम हो उनसे जाके पूछ ले जाए, हम कुछ भी नहीं जानते। ये उस जघन्य वारदात का बदला है जिसे कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अंजाम दिया। एक ऐसा हिस्ट्री शीटर जिसने अपने काले कारनामों से बड़ा साम्राज्य, बड़ा किला खड़ा किया था, लेकिन आज उस किले को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैं इस वक्त कानपुर के बिकरू गांव में हूं और बिकरू गांव का ये वही घर है जहां से पुलिस पार्टी पर एक दिन पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए थे और उतने ही पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन आज विकास दुबे पुलिस के हाथ अब तक नहीं आया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बहुत बड़ी की जा रही है। वो कार्रवाई जिसने उसके उस पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। विकास दुबे के अपराध की लंका को ढहा दिया गया। अपराध की जिस काली दुनिया में दाखिल होकर उसने ये पक्की इमारत बनवाई थी, उसे पल भर में धराशाही कर दिया गया। यूपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही एक ऐसी बड़ी कार्रवाई इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ की है, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे के खिलाफ पुलिस में कितना गुस्सा भरा हुआ है। ये बिकरू गांव का वही मकान है जहां विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। पूरा किला जो है उसका धराशायी कर दिया गया है। ये जो लास्ट बिल्डिंग है ये पहले भी गिराई जा चुकी थी, अब इसका बचा हुआ हिस्सा गिराया जा रहा है। इसके अलावा पूरे घर का जो पूरा बड़ा एक प्रीमाइसेस है वो सब अब गिराया जा चुका है। सिर्फ यही एक हिस्सा बचा है जिसे अब गिराया जाना बाकी है और बहुत मजबूती से इसे विकास दुबे ने बनाया है, क्योंकि यहीं पर उसकी वो चीज़ें यहाँ पर जो क्राइम से जुड़ी हुई थी, चाहे वो आपराधिक गतिविधि के लोगों से मिलना होता था या उसका जो पूरा कारोबार होता था क्राइम का, वो सब इधर ही से चलता था, ये कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो कौन है जिसने विकास दुबे को इस बात की जानकारी दी कि पुलिस उसके ठिकाने पर दबिश देने आ रही है। इस पूरी कहानी में जितना बड़ा किरदार विकास दुबे का है, लगभग उतना ही अहम किरदार है उस शख्स का जिसने इस पूरी वारदात में एक मुखबिर का काम किया। दुर्दांत विकास दुबे ने जिस वारदात को अंजाम दिया, उसकी परतों को टटोलने में अब एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार देर रात
थाने से फोन करके बिकरू गांव की बिजली कटवाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में लाइनमैन समेत जूनियर इंजीनियर को भी हिरासत में ले लिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विकास दुबे और उसके साथी न सिर्फ पुलिस से बचकर भाग सके, बल्कि पुलिस को अपनी गोलियों का शिकार बना सके। इतना ही नहीं, जांच की कड़ियां जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चौबेपुर पुलिस थाने की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर मिले हैं। शक के घेरे में एक दारोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड है। इस मामले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। विकास दुबे को करीब से जानने वाले हर शख्स का वारदात से कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। विकास दुबे के घर पर काम करने वाली मेड से भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, शक की सुई जिन चेहरों के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है, उन्हीं में से एक चेहरा है विनय तिवारी का, क्योंकि जिस बिकरू गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया वो चौबेपुर के अंदर ही आता है और उस थाने की जिम्मेदारी भी विनय तिवारी के ही कंधों पर थी। विनय तिवारी पर आरोप है कि उन्हीं की वजह से विकास दुबे तक इस बात की जानकारी पहुंची कि पुलिस घर पर दबिश देने वाली है। हालांकि विनय तिवारी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये उस अपराधी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ उसी के लोग इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं, बाकी ऐसा ये सब बिल्कुल निराधार। इतना ही नहीं, विनय तिवारी पर यह भी आरोप है कि जिस चौबेपुर थाने में विकास दुबे पर कई मामले दर्ज हैं, उसी थाने में विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल विनय तिवारी वही शख्स हैं जो गुरुवार रात को बिकरू गांव में हुई वारदात के वक्त ऑपरेशन वाली टीम में शामिल थे। आइए आपको उन्हीं के शब्दों में सुनवाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उस रात क्या हुआ था सर? उस रात जो आप लोग गए थे यहाँ पे, एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था इसके खिलाफ 307 और 364 और 7 CLA में। उसी की गिरफ्तारी के संबंध में यहाँ से टीम बनाकर नेतृत्व में CO बिल्लौर साहब के हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए गए थे, लेकिन पुलिस को ये अंदाज़ा कतई नहीं था कि वो गोली चला देगा और पुलिस इस तैयारी से नहीं गई थी कि वहाँ गोली चल जाएगी। पुलिस उसको केवल गिरफ्तार करने गई थी और अचानक हुई फायरिंग में हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। जिस तरीके से पुलिसिंग दबिश देती है वैसे ही दबिश दी गई थी, उसमें आवाज़ और ये सब क्योंकि DSP साहब गए थे तो 50 से 60 पुलिसकर्मी आप लोग गए थे और बड़ी एक रेड पार्टी होनी थी और रेड मारने के लिए पूरा प्लान किया गया था। तो कहाँ पर चूक लगी आपको? क्या लाइफ जैकेट्स वगैरह भी थी आप लोगों के पास उस वक्त या नहीं? पुलिस वहाँ गोली चलाने नहीं गई थी, पुलिस केवल दबिश देने, केवल उसकी धरपकड़ के लिए गई। विनय तिवारी पर यह भी आरोप है कि जिस वक्त विकास दुबे के गैंग और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हो रही थी, उस वक्त विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहे थे। तिवारी जी, ये भी कहा जा रहा था कि आप सबसे पीछे चल रहे थे, क्या ऐसा सच है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? हाँ। आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? क्योंकि आपके थाना वर्दी पहनने वाला कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है? मेरे थाना क्षेत्र का मामला, मैंने सारी पुलिस पार्टी को यहाँ जो है CO साहब के निर्देशन में एकत्रित किया और मैं सबसे पीछे चलूँगा। विनय तिवारी पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि बिकरू गांव और विकास दुबे के घर की भौगोलिक जानकारी होते हुए भी एक ही रास्ते से जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जबकि पुलिस चाहती तो 3 अलग-अलग रास्तों से विकास दुबे को घेर सकती थी। उस पर बराबर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही थी और उसके अभी वो कुछ दिनों पहले ही जेल से छूट के आया था और जब वो फिर से इस तरीके की संगीन घटनाओं में लिप्त हो गया तो फिर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने ऐसा क्या गलती होगी सर? क्योंकि एक ही रास्ते से गए, 3 अलग-अलग रास्ते से जाके दबोच सकती थी पुलिस पार्टियाँ। नहीं, आपने उसका घर देखा होगा जी। उसको जो भी टैक्टिस है उसी हिसाब से काम किया गया था, उसमें कोई चूक नहीं है। विकास दुबे और उसके गुर्गे उस रोज पुलिस पर किस कदर भारी पड़े, इस बात का अंदाजा मौके वारदात से बरामद हुए हथियारों से लगाया जा सकता है। वारदात की रात पुलिस पार्टी पर राइफलों से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। मौका वारदात से जांच टीम को 50 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को AK-47 की गोलियां भी बरामद हुई हैं।
गोलियां मिली हैं, कार्टेज मिले हैं, खोखे मिले हैं, हर तरह के खोखे हैं। 30-06 के हैं, AK-47 के हैं, बाकी जो है 12 बोर के हैं, देसी 12 बोर के भरवा कारतूस हैं। तो कई तरह के कारतूस हैं, कई तरह के कट्टे वगैरह मिले हुए हैं। ये सब तो इनकी जांच होनी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कानपुर के बिकरू गांव के ही एक शख्स ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर जानलेवा हमला करने की FIR दर्ज कराई थी। लिहाजा विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए रात के 1 बजे के करीब स्थानीय पुलिस दबिश देने उसके घर पहुंची। लेकिन विकास दुबे की मौके पर पहुंचे SO से कहासुनी हो गई और उसके गुर्गे पुलिस टीम से हाथापाई पर आमादा हो गए। इसके बाद SO ने आनन फानन में CO बिल्हौर देवेंद्र कुमार को सूचना देकर और पुलिस फोर्स भेजने की मांग की। सूचना मिलते ही खुद CO बिल्हौर 4 थानों की पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। लेकिन विकास दुबे ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपने घर के ठीक सामने के रास्ते पर खुदाई करने वाली मशीन खड़ी कर दी थी और गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे आसपास बने घरों की छत पर चढ़ गए। फिर जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने विकास के घर को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू की, वैसे ही कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अपने किले नुमा बने मकान से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस वाले बुरी तरह से घिर चुके थे और विकास दुबे की गैंग में शामिल बदमाश अत्याधुनिक हथियारों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ करीब 1.5 घंटे तक चलते रही, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी की अवैध जमीन पर बनाए गए मकानों को तोड़ दिया। कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के बाद से यूपी पुलिस एक्शन में है, जिसके तहत कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के मकान के पास अवैध तरीके से बनाए गए बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। इस काम में मशीन की मदद ली गई। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा न हो सके। पुलिस ने सभी बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा भी किया। इस गैंग के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है और भी पता किया जा रहा है और सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके अवैध तरीके से अर्जित की गई धन से बनाई गई प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। बताया गया कि अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ने के साथ ही पुलिस ने अवैध जमीन को भी अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली NCR में तेज बारिश हुई। दिल्ली में देर रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। रूस की राजधानी मॉस्को में संविधान संशोधन के खिलाफ एक बार फिर लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अमेरिका के सिएटल में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गईं। बिहार के सीतामढ़ी में रेलवे के एक पुराने पुल को मशीन की मदद से तोड़ दिया गया। इस पुराने पुल के पास ही नया पुल बन जाने के बाद से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसे प्रशासन ने मशीन की मदद से तोड़ दिया। इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। हालांकि आसपास के लोगों ने पुल को तोड़े जाने का विरोध किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की वजह से गांव वाले कोई हंगामा नहीं कर सके, जिसके बाद उन्होंने सरकार से मदद की अपील की। कोई विकल्प नहीं है। अब हम लोग का यही मांग है कि सरकार किसी तरह उनके आने जाने के रास्ता दे। बताया गया कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए इस पुल को तोड़ना जरूरी था। खबर है कि प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ही इसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब गांव वालों के विरोध की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा था। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि टोल टैक्स चुकाने पर इन लोगों का वहां के कर्मचारियों से विवाद हो गया, जिसके बाद ये लोग वहां हंगामा करने लगे। ये लोग टोल प्लाजा पर खड़े होकर कर्मचारी से काफी देर तक बहस करते रहे। इसके बाद एक आदमी ने वहां लगा बैरियर तोड़ दिया। इन लोगों ने टोल प्लाजा पर मौजूद महिला कर्मचारियों से भी बदसलूकी की। इतना ही नहीं, हंगामे में शामिल एक आदमी ने तो कर्मचारी के सामने बंदूक भी निकाल ली। हालांकि काफी हंगामे के बाद ये लोग वहां से चले गए।
असम से महाराष्ट्र और उत्तराखंड से तेलंगाना तक आसमान से बरसने वाली राहत जमीन पर आफत बनकर टूट रही है। उफान मारती नदियां लोगों की बस्तियां उजाड़ रही हैं, तो पहाड़ी इलाकों में पानी के साथ मुसीबतों के पहाड़ भी टूट रहे हैं। यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। कोरोना काल में कुदरत का कहर, सैलाब से सहमे कई शहर, कहीं भारी बारिश का सितम, कहीं हाई टाइड ने मचाया हाहाकार। मुंबई में लहरों का शोर हर किसी को डरा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने पहले ही व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। उस पर मौसम विभाग की चेतावनी ने मुंबईकरों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। सुबह से लगातार मुंबई में होने वाली बरसात का परिणाम आप देख सकते हैं। इस समय हम जहां मौजूद हैं वो किंग सर्कल इलाका है और यहां पर घुटनों तक का पानी भर चुका है। एक बस यहां पर जो एसटी की बस है वो काफ़ी देर से यहाँ पर अटकी पड़ी हुई है। इसमें कुछ लोग बैठे हैं। इस बस के जो ड्राइवर हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे, दादा कहाँ से बस ये आ रही है, कहाँ को जा रही है और कब से फंसी हुई है? ये पनवेल से दादर जा रही है, एक डेढ़ घंटा हो गया। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई बारिश की वजह से बेहाल है। मौसम विभाग ने लोगों को आगाह करते हुए साफ कहा है कि आने वाले कुछ और दिन मुंबई पर बेहद भारी साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो मुंबई में बेहिसाब बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे में मुंबई में जो है वो लगातार तेज बारिश होगी। मौसम के इस खौफनाक बहता दिखाई दिया। तेलंगाना के तांडूर में पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क टूट गई। इस दौरान वहां से गुजर रही एक बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। असल में लगातार बारिश होने से तांडूर में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ का एक बड़ा इलाका खौफनाक दरिया में तब्दील हो गया है। लहरों का वेग इस कदर प्रचंड है कि उसने सड़क तक को लील लिया है। राजस्थान के कोटा में तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। जिले में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के साथ तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मोटरसाइकिलें तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकी और धराशायी हो गई। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जबकि वहीं कई मकान भी तूफान का सामना नहीं कर सके। इतना ही नहीं, तेज हवाओं ने बिजली के कई खंभे भी उखाड़ दिए, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं चीन की, जहां कोरोना काल के बाद कुदरत भी अपना कहर बरपा रही है। दक्षिणी चीन में भारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बारिश की वजह से चीन के अनहुई प्रांत समेत सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी। इस दौरान एक मशीन पानी से भरी सड़क पर जाती दिखी, जो रास्ते से मलबे को हटाकर पानी के लिए रास्ता बनाती दिखी। बाढ़ का पानी वहां एक पुल तक पहुंच गया। वहीं खेतों में भी बाढ़ का पानी भर गया, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। शहर की सड़कों पर भी पानी भरने से वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान राहत और बचाव की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को
निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाने में जुटी रही। दक्षिणी चीन में जून से शुरू सैलाब के इस कहर में अब तक 106 लोग या तो मारे गए हैं या फिर लापता हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा मकान बर्बाद हो गए हैं। वहीं जापान के कुमामोतो में भारी बारिश और बाढ़ ने एक पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। सैलाब का बहाव इस कदर विकराल था कि उसकी चपेट में जो आया बह गया। बाढ़ की इस विभीषिका के बीच सड़कें, इमारतें, गाड़ियां, सब कुछ सैलाब में समाये नजर आए। इतना ही नहीं, सैलाब की टक्कर ने एक पुल को भी तोड़ दिया, जबकि जगह जगह कई फीट पानी भरा दिखाई दिया, जिसके चलते जापान के इस इलाके में जगह जगह लोगों की गाड़ियां फंस गईं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी में गांजा ले जा रहे 2 बदमाश पुलिस से बचकर किसी तरह भाग गए, जिनकी तलाश में पुलिस उनके पीछे दौड़ पड़ी। भीड़भाड़ वाली सड़क से भागकर दोनों बदमाश पास के एक खेत में जाकर छिप गए। उन्हें खेत से बाहर निकालने के लिए पुलिस को अपनी पिस्तौल भी निकालनी पड़ी। बाहर आ जाओ, बार-बार कहने बात कर रहा हूं, बाहर आ जाओ। अगर नहीं आ रहा तो मैं पीछे आ रहा हूं। पुलिस की इस धमकी के बावजूद दोनों बदमाश खेत से बाहर नहीं आए। इस बीच आसपास के कई लोग भी लाठियां लेकर पुलिस की मदद करने के लिए वहां पहुंच गए, जिसके बाद पूरे खेत को चारों तरफ से घेर लिया गया। तब तक पुलिस के कई और जवान और अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। बताया गया कि पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा वहां से किसी तरफ फरार हो गया। पुलिस ने उसकी गाड़ी से बरामद गांजे को अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। बिहार के बगहा में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि इन बेघर लोगों को सरकार की तरफ से जमीन देने का भरोसा दिया गया, लेकिन उनके नाम की जमीनों पर इलाके के जमींदारों ने कब्जा कर लिया, जिससे नाराज ये लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो बीच सड़क पर बैठकर धरना देते नजर आए। इन लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन से मिलकर जमींदारों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। वह जमीन सब रोपनी हो रहा है, खेती हो रहा है, तो हम लोग उसके विरोध में हम रोड पर सड़क जाम किए हैं। हम लोग प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं और लोगों को समझाने में जुट गईं, लेकिन ये लोग प्रदर्शन करते रहे। इन लोगों ने पुलिस अधिकारियों से अपनी जमीन पर कब्जा जमाकर खेती किए जाने की भी शिकायत की। हालांकि बाद में पुलिस ने उन लोगों को न्याय का भरोसा देकर प्रदर्शन रुकवा दिया। अभी सहमति वो लोग बन गई है, अभी स्थिति सामान्य हो गई है। बिहार में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। बिहार के रक्सौल में तिलावे नदी उफनाने के बाद बाढ़ का पानी आसपास के कई गांवों और खेतों में भर गया। यूपी के आगरा में बच्चों के झगड़े के बाद 2 परिवारों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। राजस्थान के कोटा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। यूपी के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जांच में गई पुलिस